नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज आपका सीए फाइनल आईडीटी का पेपर कंप्लीट हो गया है एंड मैं आशा करता हूं कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आपने बहुत अच्छे जो है स्कोर लाने वाले हो। तो आज के वीडियो में हम ये रिव्यू करने वाले हैं कि आईडीटी का पेपर कैसा था, कहां कहां से आया, और उसके बाद हम आईबीएस के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे कि सर कैसे आपको प्रिपेयर करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। इन सब बातों पे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं पेपर रिव्यू। आईडीटी का पेपर आज कैसा आया था? अगर देखा जाए तो पेपर एवरेज और अबव एवरेज बोला जा सकता है। रीजन क्या है सर? जो आपका एमसीक्यू पार्ट था वो तो एवरेज था, उतना डिफिकल्ट नहीं था। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो भी डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन नए क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे। तो आपको डेफिनेटली एक नया क्वेश्चन जब दिखते हैं तो एक माइंडसेट में होता है कि यार कोई नई चीज करनी है, तो उस केस में आपको डिफिकल्ट लग सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एवरेज और अबव एवरेज बोला है। मैनेजेबल थे क्वेश्चंस में ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछ लिया था कि जो आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है, मान लो इस सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैराथन के भरोसे चले गए या फिर आपने सिर्फ पहली बार पढ़ रहे हो सब्जेक्ट को और पेपर दे दिया तो आपको आसान लग जाएगा। नहीं सर, अगर आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से रिवाइज किया है, तो वो सारी चीजें वही थी जो आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, सब कुछ कवर था, लेकिन नए क्वेश्चंस फ्रेम होने की वजह से डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि नए क्वेश्चन फ्रेम हुए, तो उसकी वजह से आपको ये पेपर जो है अबव एवरेज लग सकता है। ठीक है, नए क्वेश्चंस बनाए हैं आईसीआई ने, हर एक एरिया को टच करने का कोशिश किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पेपर में देखने को मिली होंगी। जैसा कि हमेशा से पैटर्न रहता है कि सर कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी और आईटीसी, ये चैप्टर है ना, इनमें से ही 30 मार्क्स का तो वो पूछ लेता है, तो 30 मार्क्स तो वहीं से पूछ लेता है। उसके बाद सप्लाई चार्ज एग्जेम्पशन, ये चैप्टर्स में से भी 11 मार्क्स का। टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वहां से भी 9 मार्क्स का पूछा गया। और सबसे खास बात इस बार यह थी कि एफटीपी में से 4 नहीं बल्कि 8 मार्क्स का पेपर आया था। 8 मार्क्स का पेपर एफटीपी से पूछा गया था, तो बहुत ही खास बात थी। कस्टम में 16 मार्क्स का पूछा गया, एफटीपी को छोड़ करके। डिमांड, पेनल्टी, अपील, असेसमेंट, ये जो चैप्टर्स हैं, असेसमेंट, अपील, डिमांड, रिकवरी, ऑफेंस, पेनल्टी, इसमें से टोटल 22 मार्क्स का पूछा गया है। कितने इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, बार बार बताया जा रहा था कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 22 मार्क्स का इनमें से पूछा गया है। प्रोसीजरल चैप्टर जो आपके रजिस्ट्रेशन हो गया, ये आपका अकाउंट्स रिकॉर्ड्स हो गया, बाकी जितने भी चैप्टर बच जाते हैं वहां से आपका 19 मार्क्स का पेपर जो है पूछा गया है, जिसमें से ईवे बिल ही कम से कम 7-8 मार्क्स का जो है पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा बाइफिकेशन रहा। कैटेगरी वाइज देखें तो कैटेगरी ए से 52, कैटेगरी बी से 45, तो अप्रोक्सीमेटली 95-96 मार्क्स का पेपर कैटेगरी ए बी से पूछ लिया गया और बाकी कैटेगरी सी से आपको देखने को मिला होगा। तो चलिए देखते हैं पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखो, पहला क्वेश्चन आपका, ये आपका कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी का रहता है। इसके अंदर आपसे एक सर्कुलर है आईसीआई का, जो गारंटी वारंटी वगैरह वाला, तो उसमें सर्कुलर का अच्छे से यूज करके आपसे जो है पूछी गई हैं चीजें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए नया क्वेश्चन था, एक तरीके से बिल्कुल नए तरीके से क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए नया हो गया। जो उसके बाद फर्स्ट का बी फर्स्ट हो गया और सेकंड का ए पार्ट। ठीक है, ये आपसे क्या पूछा गया सर? एग्जेम्पशन चार्ज का यूज करके आपको बताना था कि टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी, तो इसमें बेसिकली आपको एग्जेम्पशन और चार्ज के प्रोविजन है वो देखने होते हैं। उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें सप्लाई चैप्टर में से ही था, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि ऐसा ये सप्लाई होगा कि नहीं होगा, उस अकॉर्डिंग आपको टैक्सेबल जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो बतानी थी, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नया क्वेश्चन था। सी पार्ट है, ये वैल्यूएशन कस्टम का, जो वैल्यूएशन हमेशा से 2 का सी पार्ट आपका वैल्यूएशन अंडर कस्टम का आता है, तो वही आपसे वापस से पूछ लिया गया, कुछ ज्यादा नई एडजस्टमेंट इसमें नहीं दी गई है। उसके बाद सर थर्ड का ए आपसे टाइम ऑफ सप्लाई पूछा गया, जिसके अंदर एक सर्कुलर के रिलेटेड भी पूछा गया और एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद पार्ट जो बी है उसके अंदर आपसे यहाँ पे एक तो पैनल चार्जेस के रिलेटेड एक सर्कुलर था जो सप्लाई चैप्टर में करवाया गया, तो वहां से आपसे पूछा गया, और दूसरा ईसीओ के रिलेटेड एक सर्कुलर था, वहां से पूछा गया, उसको भी हमने नोट्स के अंदर अच्छे से करवाया हुआ है। उसके बाद सर पार्ट सी जो था आपका वो कस्टम से था, और कस्टम में आपसे जो है वेयर हाउसिंग चैप्टर से पूछा गया था ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का। उसके बाद फोर्थ का ए पार्ट देखें तो सर इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपसे रिफंड अंडर कस्टम का क्वेश्चन पूछा गया था, रिफंड अंडर जीएसटी का क्वेश्चन यहां से पूछा गया था आपसे, जिसमें रूल 89(4 हम बोल रहे थे ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रूल 89(4, 89(5), तो रूल 89(4 से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का ईवे बिल के रिलेटेड पूरा क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा आपको केस बना करके और उसमें से पूछा गया कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, तो ये पूरा ईवे बिल के रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद जो पार्ट बी
और में दिया था, ऑल्टरनेटिव में दिया था। इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए, तीनों अलग अलग चैप्टर से, पहला जॉब वर्क से, दूसरा ई वे बिल से, तीसरा रजिस्ट्रेशन से। एक ही केस बना करके उसमें से अलग अलग चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए। ये भी आपके लिए नया क्वेश्चन रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन आईसीए ने बनाया था। सी पार्ट, ठीक है, इसके अंदर आपका प्रोविजनल असेसमेंट, फाइनल असेसमेंट, कस्टम के अंदर जो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, ठीक है, वही आपसे पूछा गया था। मैराथन में भी हमने कैलकुलेट किया था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, इसमें कोई नया चीज नहीं पूछी थी। फिफ्थ का ए, इसके अंदर आपसे जो है ऑफेंस पेनल्टी चैप्टर का पूरा यूज किया गया। कंपाउंडिंग होगा, ऑफेंस पेनल्टी होगा, या उसको कुछ मान लीजिए जेल वगैरह होगी, सारी चीजें इसके अंदर पूछ ली गई, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपसे जो है डिमांड, अपील एंड रिवीजन चैप्टर के अंदर एक था कि आपको एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, ठीक है, कई बार एडिशनल एविडेंसेस, तो उसके रिलेटेड केस बना करके आपसे क्वेश्चन पूछा गया। रादर देन थ्योरी पूछने के लिए आपसे केस बना करके और उसको केस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया कि आंसर क्या होगा। फिर उसके बाद एफटीपी से आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर से पूछ लिया गया, रिकवरी प्रोसीडिंग से। उसके बाद आपका जो ये है 4 नंबर का पूछा गया यहाँ पे प्रोविजनल असेसमेंट के रिलेटेड, जो जीएसटी वाला असेसमेंट था, प्रोविजनल असेसमेंट, वहां से पूछा गया। और एफटीपी से अगेन 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया। 8 नंबर का तो आपसे एफटीपी में से पूछ लिया। इस तरीके से आपका पेपर था। और एमसीक्यूज भी आपके मैनेजेबल थे। एमसीक्यूज में आपसे कोई ज्यादा डिफिकल्ट एमसीक्यूज नहीं बना के पूछे थे, तो एमसीक्यूज आपके बहुत ही अच्छे से मैनेजेबल थे। तो जिसने भी अगर आईडीटी को अच्छे से एज अ सब्जेक्ट, एक अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि शॉर्टकट पे नहीं गया होगा और अच्छे से आपने पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपके लिए फायदा करेगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे कुछ नए या कुछ ऐसे आउट ऑफ बॉक्स नहीं थे। उन चीजों को, प्रोविजंस को पढ़ के आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते थे, तो डेफिनेटली आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। लेकिन जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी थी, जो शॉर्टकट के चक्कर में थे, उनके लिए ये जो सब्जेक्ट है उनको बड़ा परेशान किया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सर आईबीएस की स्ट्रेटजी पे। जो हुआ अभी तक उसको भूल जाओ, जैसा भी पेपर आपका गया, अच्छा गया, बुरा गया, सब चीजें साइड में रखो, क्योंकि आपको पता है, आपका पीछे का एक्सपीरियंस देख लो सर, पिछले 2 अटेम्प्ट से, 3 अटेम्प्ट से आईबीएस का पेपर ऐसा आ रहा है कि सर जो बच्चे उसको हल्के में लेते थे ना आईबीएस को, वो अब लेना आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको उसे एज अ एक सब्जेक्ट ट्रीट करना पड़ेगा, तभी आपका उसमें जो है बेड़ा पार लग पाएगा, ठीक है। हल्के में लेने की जो गलती करेगा उसको फिर आईबीएस बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है। तो आईबीएस के लिए पहला अगर आपके लिए एक मोटिवेशन रहना चाहिए कि देखो जो आईबीएस है ना, वो आपके लिए 90 प्लस वाला सब्जेक्ट नहीं है। ये तो आप पहले भूल जाओ कि अगर आप इस सब्जेक्ट से 90 प्लस, 85 प्लस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो फॉरगेट इट, आपको नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन बना करके चलोगे ना, तो सर पेपर में आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि पेपर में आप 90 का सोच के चलोगे और पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, आप परेशान हो जाओगे। तो ये तो एक तो आपको इस सब्जेक्ट से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन रखनी है सर आपको कि भैया मेरे 50, 60, 70 मार्क्स आ जाएं, ठीक है, मैं अच्छे से करूं, ये आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए पेपर से, ज्यादा मत रखना आईबीएस से, ठीक है, पहला। दूसरी चीज सर, अब इसको ना जो 1.5 डेज को हम बेकार करते हैं ना, 1.5 डेज को, क्योंकि हम बोलते हैं कि ओपन बुक एग्जाम है सर, 1.5 डेज का क्या करेंगे, इसको आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है सर। इवन आपने बाकी सब्जेक्ट में जितना टाइम नहीं दिया ना, उससे ज्यादा टाइम आपको आईबीएस को देना चाहिए सर। आईबीएस को आप टाइम दो, उसको 1.5 डेज दोगे, उसमें कुछ करोगे, तभी जाकर के पेपर में आपको कंफर्ट आएगा और अच्छे से आप कर पाओगे। इस 1.5 डेज को वेस्ट मत करना बिल्कुल भी। और तीसरा, आपको पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेटेजिकली इस पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली पास में देखा गया है कि पेपर बहुत लेंथी आता है, तो सर उसको कैसे मैनेज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स लाए जाएं, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखो पेपर पैटर्न आप सबको पता है आईबीएस का क्या रहने वाला है, लेकिन अब इसको अटेम्प्ट कैसे करना है उसके लिए मैं बताऊंगा। देखो इसके अंदर ना 3 तरीके की केस स्टडी आती है, इजी, मॉडरेट, टफ। सर इजी किसको बोल रहा हूं, मॉडरेट किसको बोल रहा हूं, टफ किसको बोल रहा हूं। सर एक केस स्टडी है, केस स्टडी में अगर 4-5 अलग अलग केस सिनेरियोस दे रखे हैं, उसके रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको बाकी सारे केस सिनेरियोस को मिक्स नहीं करना, जिसके रिलेटेड क्वेश्चन है उस केस सिनेरियो से आपको क्या कर लेना है, आंसर कर लेना है। तो ऐसी अगर कोई केस स्टडी होती है ना, तो उसको हम इजी की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि वहां पे इंटरलिंकिंग नहीं होती है। और जिस केस स्टडी में भारी भरकम इंटरलिंकिंग होती है, मतलब हर चीज में आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा, पहले पूरा केस स्टडी समझना पड़ेगा, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, उसको हम टफ की कैटेगरी में रखते हैं इस तरीके से। क्योंकि देखो जहां पे आपका इंटरलिंकिंग आ जाएगा,
सब्जेक्ट्स को भी आपको इंटरलिंकिंग करना पड़ जाए तो सर वहां पे आपके लिए वो केस स्टडी का आंसर करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उन केस स्टडीज को आपको लास्ट प्रायोरिटी देनी है, जहां पे आपका सिंपल तरीके से आप आंसर दे सकते हो एक पर्टिकुलर केस सिनेरियो को पढ़ के, तो वो आपके लिए आसान रहने वाली है, उसको आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अब करना क्या है सर, एग्जाम में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि सर कौन सी केस स्टडीज मेरे लिए आसान रहेंगी, कौन सी मेरे लिए टफ रहेंगी। कैसे आइडेंटिफाई करना है सर, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है सर, उसको आपको बेस्ट यूटिलाइज करना है। कैसे करोगे सर, उसके क्वेश्चंस रीड करके। आपको केस स्टडी पढ़ने नहीं बैठ जाना है, केस स्टडी 3-4 पेज की होगी, पढ़ते पढ़ते तो पूरे 15 मिनट खत्म हो जाएंगे एक केस स्टडी में ही। तो आपको सारे केस स्टडीज के क्वेश्चंस पढ़ने हैं कि पूछा क्या है, और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखना है कि आपका कहां पे कंफर्ट ज्यादा है, कौन सी केस स्टडी आप अच्छे सोल्व कर पाओगे, उसे इजी टू हार्ड के मैनर में लगाना है और इजी टू हार्ड के सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना, क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि किसी का FR AFM स्ट्रांग होगा जो बोथ ग्रुप दे करके जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, वो केस स्टडी उसके लिए कोई इजी हो सकती है, टफ हो सकती है, अलग हो सकती है। लेकिन जिस बच्चे ने ग्रुप 1 नहीं पढ़ा, ग्रुप 2 पढ़ के जा रहा है, तो उसके लिए कोई केस स्टडी ऐसी हो सकती है जिसमें DT IDT ज्यादा पूछा, वो उसके लिए आसान रहेगी। तो हर बंदे का अलग अलग हो सकता है। तो आपको अपने लिए केस स्टडी देखनी है, कौन सी आसान है, कौन सी टफ है, उस अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है, ठीक है सर। अब इसमें नॉलेज क्या रिक्वायर्ड रहेगी, कहां कहां से पेपर पूछा जाता है जनरली, तो जनरली देखो DT IDT से तो पूछा ही जाता है। तो DT IDT जी की तो कंप्लीट नॉलेज चाहिए, क्योंकि बोथ ग्रुप आप दे रहे हो या सेकंड ग्रुप दे रहे हो, दोनों में DT IDT तो आप पढ़ोगे अच्छे से। वहां से 41 मार्क्स का पेपर पूछ लिया जाता है। दूसरा सर FR and AFM। FR and AFM देखो, जिसका ग्रुप 1 आप साथ में करके जा रहा है उसके लिए तो ठीक है, उसको तो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन जो ग्रुप 2 करके जा रहा है सर, उसके लिए पॉसिबल नहीं है सर, उसको बेसिक नॉलेज होना और इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, रिपीटेड क्वेश्चन आ जाए, तो वो कैसे ढूंढ के उसको सॉल्व कर सकता है, वो उसके लिए फायदेमंद रहेगा। और तीसरा, ऑडिट, लॉ एंड SCMP। लॉ एंड SCMP ऐसे सब्जेक्ट हैं जो ना ग्रुप 1 वालों के लिए ना ग्रुप 2 वालों के लिए, दोनों सेम स्टेज पे हैं। तो आपको इन दो सब्जेक्ट में से 40 मार्क्स का जो पेपर है पूछ लिया जाता है, और इन सब्जेक्ट्स में आसान होता है क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढना, क्योंकि थ्योरी वाले हैं, इसमें आपको सॉल्व नहीं करना। तो सर इन जो पेपर है ना, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, इसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, इसके इंडेक्सेस आपको बड़े अच्छे से जो है टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो ये है ना, ये पेपर जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये डिफरेंस क्रिएट करेंगे। जिसने इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से किया वो बहुत अच्छे से मार्क्स ला पाएगा। क्लियर है सर? चलिए, मटेरियल क्या क्या लेके जाना है सर। एक तो IBS की केस स्टडी की कंपाइलेशन हमने आपको प्रोवाइड कराई है, वो पूरा कंपाइलेशन आप लेकर के जाओगे। सब्जेक्ट्स में देखो सर, जिस भी फैकल्टी का आपने नोट्स और क्वेश्चन बैंक यूज किया है, आपको वही लेकर के जाना है। अल्टीमेटली जो है काम वही आएगा। आपको एक चीज और बोल दूंगा कि जैसे मान लो जिन सब्जेक्ट में आपको कंफर्ट है, जैसे मान लो आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों दिया, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में कंफर्ट है। ग्रुप 2 दिया तो आपको DT IDT में कंफर्ट है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स की आप स्टडी मैट भी लेकर के जा सकते हो, क्योंकि सर कई बार ऐसे एरिया से पूछ लिया जाता है जो किसी फैकल्टी की बुक में ना हो। तो ऐसे केस में सर स्टडी मैट भी लेकर के जा सकते हो। लेकिन आप ये चीज नोट कर लेना कि आपको हेल्प वही करेगा जो आपने पढ़ा है, जो आपने फैकल्टी की बुक्स या नोट्स पढ़े हैं, वही आपको हेल्प करने वाला है। आप अलग से एक कट्टा भर के ले जाना जिसमें ICI की बुक डाल लेना, ठीक है, स्टडी मैट, ताकि आपको अगर इन केस नीड पड़े, इन केस आपके पास टाइम बचे और आपको ढूंढना पड़े, तो आप उसका यूज कर पाओ। इसलिए एक अलग से कट्टा भर के ले जाना, एक ऐसी बुक्स जो आपने पढ़ी हुई है उसका अलग से कट्टा भर के ले जाना, सो दैट आपको हेल्पफुल रहेगा। स्टडी मैट वाले कट्टे को तभी छेड़ना जब इससे काम ना हो रहा हो, ठीक है, ये काम आप कर लेना। अब इसमें सबके नोट्स और क्वेश्चन बैंक आप लेकर के जाना, बढ़िया रहेगा। लॉ का क्वेश्चन बैंक नहीं भी लेके जाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ सर इंडेक्सेस आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के होने चाहिए। अब जितने भी हमारे बुक्स हैं, ठीक है, उन सारे बुक्स के रिलेटेड जितने भी इंडेक्सेस हैं वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो सारे इंडेक्सेस आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, AR1CA गाइडेंस एंड नोट्स। तो इस चैनल पे आप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे देख लेना, सारे इंडेक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के, जो भी FR AFM DT IDT जो भी है सबके मिल जाएंगे कंसेप्ट बुक के। क्वेश्चन बैंक में तो वैसे भी सर सीक्वेंस वाइज ही रहता है, ठीक है, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट बुक है उसके सारे इंडेक्स हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने खुद के हाथ से इंडेक्स बनाए तो उससे बढ़िया कोई चीज है नहीं, उसको ही आप यूज करोगे। अगर आपने नहीं बनाया है, हमारी बुक्स यूज कर रहे हो, तो हम आपको इंडेक्स प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप कोई अदर बुक यूज कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं से इंडेक्स जुगाड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने प्रोवाइड करा दिया डायरेक्टली ले गए पेपर में जाकर के खोला, नहीं सर। एक बार पढ़ लेना उस इंडेक्स को, एक बार देख लेना इंडेक्स को, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाना, तभी वो काम में आएगा, वरना काम में नहीं आएगा।
पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने बताया कि आप 15 मिनट में रीडिंग टाइम में अच्छे से यूज करोगे, उसमें आप इजी टू हार्ड के ऑर्डर में देखोगे कौन सी केस स्टडी आपके लिए इजी है, उसको पहले करना है, हार्ड को बाद में करना है, ठीक है। ये चीजें आपको जो है ध्यान रखनी है। इंडेक्सेस का यूज करोगे, अगर आपको रिपीटेड क्वेश्चन लग रहा है इंडेक्स का यूज करके ढूंढ करके आंसर वहां से करोगे। अपना ऐसा नहीं करना है कि मैं खुद से सोल्व कर दूंगा। अरे सर जब सेम क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो फिर आप सेम क्वेश्चन को बुक से देख करके ही सॉल्व करना है। अच्छा 1.5 डेज में देखो, पहली बात एक तो आपको इंडेक्सेस देखने हैं, ठीक है, वो आपके लिए मेन काम है। दूसरा कुछ, अब मान लो टाइम तो आपके पास बचेगा ही देखो डेफिनेटली, तो आप क्या करो, कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ पे आपको दिए हैं बेस्ड ऑन पास्ट पेपर्स आरटीपीज एमटीपीज, जहां से आईसीएस जनरली पूछता है। तो इन टॉपिक्स को आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो, जो आपके पास बचा हुआ टाइम है। सर एससीएमपी लॉ सब चीजों के रिवीजन वीडियोस वगैरह आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किए हुए हैं, तो लॉ एससीएमपी के ही आप कम से कम वीडियोस देख लेना, एटलीस्ट आपको कुछ तो हेल्प मिलेगा ना। तो ये आप काम कर लेना। अगर आप 1.5 डेज में टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम आपके पास है तो पढ़ने का भी बहुत कुछ मटेरियल पड़ा है, ये सारा मटेरियल आपके पढ़ने का है, पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना कि सर 100 नंबर का पेपर है ना, आपको वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एक ही क्वेश्चन पे पढ़ा रहा, एक ही केस स्टडी पे पढ़ा रहा, नहीं मैं तो परफेक्ट करूंगा, तो सर बाकी पेपर छूट जाएगा। इस आईबीएस का पेपर ऐसा है कि जहां पे आप परफेक्शन नहीं ला सकते, ठीक है, ओपन बुक है सर, परफेक्शन नहीं ला सकते आप। 100% जो पेपर है अटेम्प्ट करने पे जाइए, एक बैलेंस बना करके चलिए कि मुझे बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, ठीक है, और बहुत कम भी नहीं लिखना है। ये बैलेंस बना करके चलोगे, 100 का पेपर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखो इसमें टाइम भले आपको 4 घंटे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपके पास उतना जो टाइम है वो भी कम पड़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है सर। तो आईबीएस के लिए आपको बहुत ज्यादा शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छे से करके आओ। बस एग्जाम के अंदर कॉन्फिडेंट रहना, काम रहना, चीजें क्योंकि आपके सामने होंगी, बस उस चीजों को आपको ढूंढना है कि सर कौन सी चीज मेरे को यहाँ पे लिखनी है। तो उसके लिए आपके माइंड का एक्टिवेट रहना, कॉन्फिडेंट रहना, काम रहना बहुत जरूरी है, तभी आप उन चीजों को ढूंढ पाओगे और आपके 4 घंटे जो है उसको बेटर यूटिलाइज कर पाओगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।